कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। आप अपनी तरीके से चला रहे हो कि साहब आपको, क्योंकि नफरत का एजेंडा आपको चलाना है। तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। के खिलाफ में अगर आप बोलते हैं तो आप अपना रिपोर्ट को आप खारिज कर रहे हैं। इतने सारे इम्पोर्टेंट नोट ऑफ डिसेंट दिए थे, उसी एक ही को उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। उनकी बात को सम्मान दिया गया है, माना गया है। वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इस बिल मुसलमानों की बहबूदी के लिए है। मुस्लिम समाज को हक इंसाफ के लिए इस देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, जिससे कि वहाँ इंसाफ मिल सके। नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। मुकाबला लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम चर्चा करेंगे वक्फ बिल को लेकर विपक्ष की नाराजगी पर। बिल पर जेपीसी बनाई गई थी। आज संसद के दोनों सदनों में जेपीसी रिपोर्ट पेश कर दी गई, लेकिन विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया। विपक्ष की आपत्ति इस बात पर है कि उनकी असहमतियों को शामिल नहीं किया गया है इस रिपोर्ट में। दूसरी ओर सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है और तुष्टीकरण या पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट का आरोप लगा रही है। हम इसी से जुड़े तमाम सवालों और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन जुड़ गए हैं, प्रवक्ता राधिका खेड़ा और कांग्रेस की प्रवक्ता निघत अब्बास भी होंगी। हमारे साथ एमआईएम से शोएब जमई और समाजवादी पार्टी से प्रदीप भाटी। स्टूडियो में आचार्य शैलेश तिवारी और अब्दुल रहमान आबिद मौजूद हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे? Full opportunities were given to them. There is no reason for them to walk away. प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है। राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश हुई तो विपक्ष नाराज हो गया। शोर शराबे के बाद विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट भी किया। जाते जाते ये बता गए कि बिल पर उनकी असहमतियों को रिपोर्ट में जगह नहीं दी गई है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने विपक्ष की नाराजगी को तुष्टीकरण और देश तोड़ने की कवायद से जोड़ दिया। नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। विपक्ष असहमतियों को दरकिनार करने का शोर मचाता रहा और सरकार आरोपों से इनकार करती रही। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, जेपीसी में इतने सारे ऑपोजिशन एमपी इतने सारे इम्पोर्टेंट नोट ऑफ डिसेंट दिए थे, उसी एक ही को उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया, एकोमोडेट नहीं किया और उनका जो पॉइंट है ट्रेजरी बेंच का, उनको ही लगा दिया, इधर टेबल कर दिया। इसीलिए हम वेहेमेंटली ऑपोज किए। जेपीसी का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। ये ऑल पार्टी मिलकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया है। ये कोई एक पार्टी का तो है नहीं, ये सिर्फ एनडीए का रिपोर्ट नहीं है, ये पार्लियामेंट का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। इस रिपोर्ट का महत्व होता है और इसके खिलाफ में अगर आप बोलते हैं तो आप अपना रिपोर्ट को आप खारिज कर रहे हैं। जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने बिल को लोकसभा में पेश किया तो यहां भी विपक्ष ने हंगामा किया। संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभापति को रखता हूं। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और बोले, विपक्ष को जो जोड़ना है जोड़ ले।
मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। विपक्ष का आरोप है कि वक्फ बिल में संशोधन करके सरकार नफरत का एजेंडा चलाना चाहती है। हमने जो डिसेंट नोट में कहा है आप उसको मान लीजिए, वो शिकायत है हमारी। आप वो मानने को तैयार नहीं हो, आप अपनी तरीके से चला रहे हो कि साहब आपको क्योंकि नफरत का एजेंडा आपको चलाना है, आपको मुसलमान को फोकस करके रखना है कि मुसलमान के खिलाफ नफरत पूरे देश में बेचनी है। आप बेच रहे हो पूरे देश में मुसलमान के खिलाफ नफरत। जो कागज होता है एक छोटी सी पर्ची पर एकड़ों जमीन है लोगों का, और जबकि वो होना चाहिए समाज की बहबूदी के लिए वक्फ की जमीन। तो जब ये वहाँ से अतिक्रमण हटेगा या रिलीज होगी तो ये आम मुस्लिम के शिक्षा, चिकित्सा, उनके विकास, उनकी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण इत्यादि के लिए, और मुस्लिम महिलाओं को भी उसमें भागीदारी रहेगी। उधर ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। कलेक्टर से ऊपर के जो पदस्थ अधिकारी हैं उनका चयन राज्य सरकार करेगी और इंक्वायरी उनकी तरफ से की जाएगी। तो बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि उनकी बात को सम्मान दिया गया है, माना गया है और रिवाइज बिल का अंश बनाया गया है। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष इस कदर नाराज है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की धमकी भी दी जा रही है। फिर भी सरकार इस बिल को जबरदस्ती से पास कराती है। पहले तो हम विरोध करेंगे, उम्मीद करते हैं कि कुछ उनके सहयोगी दल इस पे बैकफुट पाएं। फिर भी अगर पास कराती है तो हम अपने मुस्लिम समाज को हक इंसाफ के लिए इस देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, जिससे कि वहां इंसाफ मिल सके। पूरे हंगामे और बवाल के बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष की नाराजगी की असली वजह क्या है? वक्फ बिल विपक्ष को असंवैधानिक और फर्जी क्यों नजर आ रहा है? मुकाबला में आज का सवाल है, वक्फ कानून में बदलाव विपक्ष को पसंद क्यों नहीं आ रहा? क्या वक्फ बिल पर विपक्ष के विरोध के पीछे तुष्टीकरण की राजनीति है? क्या वक्फ कानून में बदलाव मुसलमानों को बर्बाद कर देगा? वक्फ बोर्ड से जुड़े तमाम विवादों की जड़ में क्या है? कानून में बदलाव से वक्फ से जुड़े विवाद खत्म होंगे क्या? मैं सीधे जाऊंगी शहनवाज हुसैन के पास। शहनवाज जी, जेपीसी इसलिए बनाई गई थी कि विपक्ष के जो एमपीज हैं वो अपना व्यूज रख सकें, लेकिन उनका ये आरोप है कि जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें डिसेंट नोट्स इंक्लूडेड नहीं है। तो ये जेपीसी का पर्पस क्या था? नहीं, देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनती है तो सबकी राय ली जाती है, और मैं मारिया कहूँगा कि ऐसी जेपीसी मैंने पहली बार देखी है जो इतने लोगों से कंसल्ट किया है, हर स्टेट में गई है, सबकी राय ली है, सबकी राय को समाहित किया है। और जहाँ तक विपक्ष का आरोप है कि उनकी राय तो इंडेक्स में तो सबकी राय रखी गई है, अगर किसी को लगता है कि उनकी राय नहीं रखी गई तो गृह मंत्री के जरिए फ्लोर ऑफ द हाउस जो आपने बयान दिखाया, उन्होंने कहा आपकी राय भी रख दी जाएगी उसमें। लेकिन जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है वो उसके बारे में शुरू से एक परसेप्शन बना दिया गया है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वक्फ की संपत्ति छीन ली जाएगी, उनके जो कब्रिस्तान हैं, मस्जिद हैं जो वक्फ में होंगे वो सब ले लिए जाएंगे। ये पूरी तरह गलत है। आप हमसे सबसे उपयुक्त व्यक्ति से बात कर रही हैं। मैं 93 से 98 तक दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूं, जब मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का कई साल मेंबर रहा हूं, मैं वक्फ को समझता हूं। तीसरी बात, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में आया था पार्लियामेंट में, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार ने बिल पेश किया था और चर्चा की शुरुआत मैंने की थी, जिसमें करीब 42 मिनट का मेरा भाषण है वक्फ पे, आप वो देख सकती है। मैं वक्फ को समझ रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं दिल्ली के,
तो क्या ये जो नया वक्फ कानून आ रहा है वो मुसलमानों को कमजोर करेगा, वक्फ बोर्ड को कमजोर करेगा? ये कानून मुसलमानों को कहीं से कमज़ोर नहीं करेगा, वक्फ बोर्ड को कहीं से कमज़ोर नहीं करेगा, बल्कि स्ट्रेंथन करेगा। मैं बता दूं मारिया, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से मतलब आप तो नोएडा की स्टूडियो में नहीं है, दिल्ली के स्टूडियो में हैं, और आप दिल्ली को देखती हैं। दिल्ली में जो वक्फ की जायदाद थी वो कैसे खुर्द-बुर्द कर दी गई। वक्फ की जायदाद, वक्फ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा, वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ। वक्फ की जो जायदाद है वो लोग अपने गाढ़ी कमाई का पैसा, अपने बच्चों का हक मारकर अल्लाह के नाम डोनेट करते हैं, जो यतीम के लिए, विडोज़ के लिए और समाज के लिए उसका काम हो। लेकिन क्या हुआ, इसका मकसद कहाँ हासिल हुआ? आज वक्फ बोर्ड को जितनी ताकत मिली उसमें कुछ ताकत तो ऐसी है जिसका मिसयूज़ तो हो गया, लेकिन यूज़ नहीं हुआ। हम जो ये लेकर आए हैं, ये जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं, इसमें जो चीज़ें डाली गई हैं उसमें अगर आप देखेंगे कि सिर्फ जो नाजायज़ हक थे उसको कम किया गया, और वक्फ की जो जायदाद है उसमें कोई ऐसी जायदाद नहीं है कि जो रजिस्टर्ड है उसको छीन लिया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पहले तो मैं NDTV के ज़रिए, जो पूरे हिंदुस्तान में लोग आपका प्रोग्राम मारिया बड़े चाव से लोग देखते हैं, और बहुत अच्छी मुकाबला, मैं शामिल कम होता हूं लेकिन मैं मुकाबला देखता हूं, आप बहुत अच्छी डिबेट करती हैं। तो उसमें आप ये बता दें कि मेरे पास तो वो लिस्ट है, आप पता नहीं कितना वक्त देंगी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इस पूरे अमेंडमेंट एक्ट में एक भी बात ऐसी नहीं है जिससे मुसलमानों को दुख पहुँचे। कई लोग एतराज़ करते हैं, साहब वक्फ की जायदाद है, इसमें गैर मुस्लिम मेंबर क्यों होंगे? पहले भी गैर मुस्लिम मेंबर रहे। अगर आपको कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, और मान लीजिए दिल्ली वक्फ बोर्ड में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर का कॉलम है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा तो इसी में से होगा, पहले भी रहा है, कोई नई बात नहीं है। ऐसा प्रचार किया जा रहा है जैसे इसमें हिंदू आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? अगर ये कह देना कि अगर किसी वक्फ बोर्ड के अंदर एक गैर मुस्लिम मेंबर होगा तो क्या वो मसावत नहीं करेगा? क्या वो इंसाफ नहीं करेगा? या आपको शक है देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू है, कई राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, तो क्या लोग कहेंगे कि नहीं आप हिंदू हैं इसलिए आप हमसे न्याय नहीं करेंगे? ये तो थोथा तर्क है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब इसमें जैसे कहा गया कि इसमें शिया होंगे, बोहरा होंगे, जैसे पहले था कि जो शामिल के मुस्लिम समुदाय के होने चाहिए 3 सांसदों में, अब 3 सांसदों में मुस्लिम समुदाय से होना अनिवार्य नहीं होगा, यही कहा गया। ये कहा गया कि बोर्ड में मुस्लिम में महिलाएं जो है, तो अब है कि गैर मुस्लिम और महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा। तीसरी बात, वक्फ जो संपत्ति है उसका जो सर्वे है, सर्वे कमिश्नर नियुक्त करता था, अब ये कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर सर्वे करेगा। आप तो बिहार की ज़मींदार फैमिली से हैं, आपकी कोई ज़मीन है तो वो DCLR या DM ही तो तय करता है, या उसमें आप कह देंगे कि नहीं DM क्योंकि हिंदू है सुन लीजिए, इसलिए आपकी प्रॉपर्टी के बारे में कोई निर्णय नहीं करेगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये कानून मुसलमानों को इम्पैक्ट करेगा, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का क्या सरकार को कोशिश नहीं करना चाहिए था कि कम्युनिटी ऑन बोर्ड आए, उन लोगों को इस बात का एहसास ना हो कि उन लोगों से कुछ छीना जा रहा है, या फिर ऐसा कानून लाया जा रहा है जो उनको मजबूत करेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपसे कहता हूं कि JPC जो जगदम्बिका पाल जी के क़यादत में बनी, इसने जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट किया है और जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आकर अपनी बात रखी है, इंडियन हिस्ट्री में आज तक किसी भी JPC ने इतने लोगों से इंटरेक्शन नहीं किया होगा, सुझाव नहीं लिया होगा जितना इस JPC ने किया है। इसलिए हम तो आपके प्रोग्राम के ज़रिए यही कॉन्फिडेंस देने आए हैं ना। हम NDTV के ज़रिए और अन्य चैनल के ज़रिए जहाँ भी जाते हैं, हम आपको कहते हैं कि जो गलतफहमी पैदा की जा रही है, जो मुस्लिम समाज के लोग देख रहे हों, उनको मैं पूरी जिम्मेदारी से ये उनको बताना चाहता हूँ कि आपके हक हकूक़ पर
कहीं भी छीना नहीं जाएगा। जो चलिए, जायदाद आपकी वक्त में शहनवाज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत उसको शुक्रिया। कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम निगहत अब्बास के पास जाएंगे। शहनवाज भाई शुक्रिया। निगहत, क्यों इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? अगर बार बार इस बात का एश्योरेंस दिया जा रहा है कि कुछ नहीं होगा, तो इतना क्योस क्यों? मारिया, मैं छोटा सा आंकड़ा अब आपको बताती हूँ, और मुझे जिस प्रकार आपने शहनवाज भाई को समय दिया, उम्मीद रखती हूँ ऐसा ही आप समय मुझे दीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लेबर मिनिस्ट्री का आंकड़ा है कि पिछले 45 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बेरोजगारी का दर इतना बढ़ गया कि 7% से 9.2% हो गया है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए। जो एम्प्लॉयमेंट रेट 7 to 8% होना चाहिए वो 2% पे आके सिमट गया है। एमएसएमई पर जीएसटी की मार और इंटरेस्ट रेट की मार जो है वो इतनी है कि लोगों के काम धंधे बंद हो गए। लोग गांव जाकर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यानी खेती बाड़ी कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ध्रुवीकरण का प्यार इतना ज्यादा है कि ये सारे मुद्दे साइड करके, इनकी चिंता ना करते हुए, इन्हें ऑल ऑफ अ सडन 10 सालों में, जो 10 सालों में चिंता नहीं हुई, इन्हें वक्फ बोर्ड की याद आ जाती है। कहां से ये 10 साल सो रहे थे क्या? 10 साल। और मैं बताती हूँ ये क्यों चिंता कर रहे हैं, क्योंकि जितना इन लोगों ने पैसा लूटना था, मंदिरों से जो कब्जा कर रखा था, वो पैसा लूट लूट के अब इनकी भूख बढ़ गई और अब सोच रहे कि किसी प्रकार जो वक्फ की जमीन है वो भी ले ली जाए। क्योंकि अगर वाकई बात मारे, और ये मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ, अगर वाकई बात यहाँ पर दुरुपयोग की थी ना जमीन की, तो आप मुझे बताइए, आप तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, आप धार्मिक संस्थानों के लिए एक समानता का कानून सभी धार्मिक संस्थानों के लिए क्यों नहीं लेकर आ जाते? उसको लेकर आइए, हम उसका स्वागत करेंगे। और यहाँ पर 1995 जो अमेंडमेंट एक्ट था वक्फ का, उसमें प्रावधान है कि कोई भी गड़बड़ी का मामला हो, कोई भी भ्रष्टाचार का मामला हो, या फिर कोई भी डिस्प्यूट का मामला हो, कोई भी ऑडिटिंग का मामला हो, उसमें जो सरकार है वो हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये नया कानून लाने की क्या जरूरत थी? आप लगातार जितने भी भारत के मुसलमान हैं उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर उनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये साफ दिख रहा है, ये जग जाहिर है। आपने एलिमिनेशन कर दिया, मतलब क्या जरूरत थी? आप मुझे बताइए, यहाँ पर राधिका जी भी बैठी हुई हैं, ये मुझे बताएं कि क्या हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पे आप किसी मुसलमान को लेकर आएंगे? आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है। भारत में जगह जगह अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में चलता है ना हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, उसमें क्या कोई भी मुस्लिम ऑन बोर्ड आप रखते हैं? जब आप वहां नहीं रखते तो यहां आप वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 25 एंड 30 का वायलेशन आप लगातार क्यों कर रहे हो? यहां हम समानता का हक मांग रहे हैं, आप यहां भागीदारी हिस्सेदारी की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर इस प्रकार हमलावर हो रहे हैं मुसलमानों पे। आप लगातार हैकल कर रहे हैं जो असली मुद्दे हैं। आप पर आरोप ये लगा रही है, सीधे सीधे आप जो पूरा जो उन्होंने बोला उसका समाप्त करने के लिए 10 सेकंड में, कि आप लोग जमीन की भूखी हैं। मारिया, देखिए बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है मारिया जी, जब मेरा नाम राधिका है, आपका नहीं जी। देखिए मारिया जी, जब कांग्रेस मंदिरों की बात करती है उनको नहीं करनी चाहिए। जो भगवान राम के अस्तित्व को ललकारते हैं उन तो मंदिरों की बिल्कुल ही बात नहीं करनी चाहिए। और 3 बार मंदिरों का नाम कांग्रेस की प्रवक्ता ने ले लिया। ये लोग तो वो लोग हैं जो हिंदू धर्म को मिटाना चाहते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने कहा है कि हिंदू धर्म एक बीमारी है और उसे नष्ट कर दिया जाए। लेकिन हम उस मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि देखिए विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो या एआईएमएम हो, जब भी मुसलमान समाज की तरक्की की बात आती है मारिया जी, तब ये लोग बौखला जाते हैं। इनसे मंजूर ही नहीं है। 54 ईयर्स से ज्यादा कांग्रेस की सरकारें हिंदुस्तान में रही हैं, लेकिन आज मुसलमान कहाँ हैं, उनकी क्या हालत है? उनको हमेशा, चाहे पढ़ाई का मामला हो, हेल्थ सर्विसेज का मामला हो, पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकालने का मामला हो, लगातार कांग्रेस की सरकारों ने उनको पीछे रखा। कहना बहुत आसान था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा कि पहला हक मुसलमानों का होगा, लेकिन आपने मुसलमानों को पिछड़े वर्ग से आगे लाने के लिए कुछ नहीं किया। आपने तो शाहबहानों का केस तक राजीव गांधी जी ने पलटवा दिया। और जब आपने ये एग्जाम्पल देखा था, आज जो ये गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को, जब ट्रिपल तलाक का बिल आया था तब भी इसी तरीके का एक गलत नैरेटिव बार बार करा जा रहा था। देखिए बात यह है ना कि कांग्रेस, जिसने 1995 में एक ऐसा वक्फ कानून बनाया था जिसके वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियां दे दी थी, वो किसी भी मंदिर को, किसी भी गुरुद्वारे को बिना किसी रीजन के अपनी जमीन डिक्लेयर कर देते। इसीलिए 15 साल पुराना मंदिर जो इस्लाम धर्म से भी पुराना है वो उनकी जमीन थी। पूरे गांव का वक्फ बोर्ड की जमीन है, पूरा देश उनकी जमीन है। गुरुद्वारों पे उन्होंने अपना हक डाल दिया और कांग्रेस की सरकार के दौरान तो गुरुद्वारे की जमीन तक वक्फ बोर्ड को दे दी गई। और इतना ही नहीं, जब दिल्ली में 2014 के चुनाव थे मारिया जी, आपको याद होगा 2014 के चुनाव के ठीक 1 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने
हजारों करोड़ की जमीन, कई 100 एकड़ की जमीन दिल्ली में वक्फ बोर्ड को इसीलिए दे दी थी क्योंकि उनको मुस्लिम अपीजमेंट करना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट में बिलीव नहीं करती। हमारे लिए सबका साथ सबका विकास सबसे पहले है। हम सब चाहते हैं कि मुसलमान को उनका बराबर का चलिए आगे बढ़ते हैं। मुसलमान हम पे विश्वास करते हैं। अब्दुल रहमान आबिद साहब, इनका क्या कंसर्न है? आगे लोगों की भी बात सुनना चाहिए ना, आगे बाकी लोगों की भी बात सुनना चाहिए। हाँ देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि जब आप कोई कानून बनाते हैं किसी समाज से, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वक्फ है क्या। वक्फ ज़मीनें या जायदादें जिन्हें हम कहते हैं वो मुसलमानों के ज़रिए वक्फ करी गई ज़मीनें अल्लाह वास्ते, जिसे कहिए कि गरीबों के, यतीमों के, मिस्किनों के, परेशान हालों के इस्तेमाल के लिए या उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो ज़मीनें वक्फ की हैं। मुसलमानों ने वक्फ करी हैं, मुसलमानों के लिए वक्फ करी हैं। अब उसके रख रखाव के लिए अगर गवर्नमेंट ने ये समझा कि भाई एक वक्फ बोर्ड बना दिया जाए और उसके लिए कुछ कवानीन और ज़ाब्ते बना दिए जाएँ, बहुत अच्छी बात है साहब, लेकिन उन कवानीन और ज़ाब्तों में वक्फ बोर्ड वालों को बजाय इसके कि उन्हें अधिकार दिया जाए, उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये देखिए इसकी मज़हका खेज़ी इस कानून की जो तरमीम ये कर रहे हैं कि डीएम होगा ज़िले का, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ही तो कब्रिस्तान पे कब्जा कर रहे हैं, वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, कहीं डिफेंस कर रहा है, कहीं होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट कर रहा है, या कहीं जो है दूसरी। मुझे कहने दीजिए, मेरी बात कहने दीजिए, फिर आप सवाल कीजिएगा तो मैं जवाब दूंगा। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस कब्जे को ज़मीनों को पे कब्जा कर रहा है। मैं बताऊं, आपका जवाब दूंगा, पहले मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए ना। एक तरफ तो वक्फ की ज़मीनों पर गवर्नमेंट के डिफरेंस डिपार्टमेंट जो कब्जा कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ एक ये नया कानून जो तरमीम करके ला रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि डीएम जो होगा ज़िले का वो ये बात को तय करेगा कि ये ज़मीन वक्फ की है या नहीं है, और ये जो कब्जा करने वाले ये जायज़ हैं या वक्फ बोर्ड जायज़ है। तो सवाल ये है कि चोर भी वही और मुंसिफ भी वही, तो ये कैसे ये जो पॉइंट आपने बोला, नहीं ये पॉइंट बोला आपने सही बोला। इसी का जवाब मैं लूंगी संगीत रागी से। संगीत रागी, जो कंसर्न है कम्युनिटी का उसको तो एड्रेस करना पड़ेगा ना, बिना एड्रेस किए हुए आप कोई कानून तो नहीं ला देंगे। मारिया ये वक्फ बोर्ड में यही बात थी कि वक्फ बोर्ड जमीन की डकैती भी करता था और उसका तय भी वही करता था। वो वही डकैती तय करते थे ये जमीन उसकी है या नहीं है, यानी कि ट्रिब्यूनल के बराबर उनको अधिकार था, वही तय कर पाते थे, बाकी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं था। और यही जमीन की डकैती का नतीजा हुआ कि वक्फ बोर्ड के पास 2,74,000 एकड़ पहले जो जमीन थी वो 9 लाख कुछ एकड़ जमीन हो गई है। इस्लाम का पूरे इतिहास जो है वो 1400 साल का है, लेकिन 1500 साल पुरानी जमीन भी जो है, जो मंदिरों की जमीन है, वह भी वक्फ की जमीन हो जाती है। जो पाकिस्तान भाग रहे थे मुल्ले, उन्होंने लास्ट मिनट में कायदे से उनकी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी में दर्ज होना चाहिए था। उस जमीन को भी नेहरू की दया कृपा पर वक्फ की जमीन में नाप के चढ़ गए हैं। और इसमें क्या बुराई है यदि डीएम कानून और रिकॉर्ड के अनुसार ये तय करता है कि ये जमीन है वक्फ की या नहीं है। ऐसा देखा गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर देखा गया है, मध्य प्रदेश के अंदर देखा है, और कई राज्यों में ऐसा पाया गया है कि जो जमीन है ही नहीं वक्फ की, जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसे भी वो कह रहा है कि वो हमारी। चलिए शुएब जमई आप आइए, इसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे जी। कि ये लैंड जिहाद है और इस लैंड ये सब शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे संगीत रागी जी। ये थोड़ा सा एनडीटीवी है तो इसलिए हम लोग थोड़ा केयरफुल रहते हैं, इस तरह के लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम मेरे शो पर तो खास करके नहीं करेंगे। शुएब जमई जी इसका जवाब दीजिए प्लीज। मुसलमानों ने जी आपने अपना व्यूज रख दिया सर जी। शुएब जमई। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया जी। देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से जेपीसी के अंदर जो कुछ घटना घटी है वो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि जेपीसी की मीटिंग्स चल रही है लगातार, कई राउंड्स ऑफ मीटिंग, और खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उसका एक हिस्सा थे। उन्होंने एक डिसेंट नोट भी यहाँ से कमेटी को सबमिट किया था, और जब राज्यसभा में और लोकसभा में जब उसको टेबल करने की बारी आई तो दुर्भाग्यवश ये देखा जा रहा है कि उस डिसेंट नोट को शामिल ही नहीं किया गया।
और जेपीसी के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने किस तरीके से इस तरह का फैसला और जिन नोट्स को उन्होंने शामिल किया वो भी पूरे अधूरे आधे अधूरे। अब जब जेपीसी की रिपोर्ट सौंपी जा रही है, आप डिसेंट नोट ही उसमें नहीं लेंगे तो फिर जेपीसी बनाने का मतलब क्या है? यानी कि आप जो सरकार चाहती थी पहले से सब हाँ में हाँ मिला दें तो ही सही है। तो फिर जेपीसी का मतलब क्या? जेपीसी का मतलब ये है कि हर लोकतांत्रिक तरीके से सभी तमाम पार्टियों के लोग, चाहे अपना यहाँ से वो सरकार में हो या ना हो, उन्होंने अपना ओपिनियन रखना चाहिए। और ये ओपिनियन किसी अपने मत पर नहीं होता, बल्कि कई तरह के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से और लगातार कलकत्ता, बॉम्बे, जो लखनऊ, स्पेसिफिक मैं तो चार्ज खुद है जो उसमें संगीत रागी का, उसका जवाब हमने दीजिए ना। उसमें मौजूद उनका रहा। कहना है कि वक्फ के नाम पर जमीन लूटी जा रही है, तो उसका जवाब दीजिए। नहीं ठीक है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जेपीसी में जो कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे कि नहीं, राजनीतिक पहले इसका पार्टी है, जवाब मैं दीजिए। MIM जेपीसी दिल्ली की का चर्चा हम प्रदेश कर रहे अध्यक्ष हैं, हूं। पहले इसका जवाब दे दीजिए, आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये तो गलत फहमी है लोगों की कि यहाँ से कि वक्फ के पास ही इतनी सारी जमीन है और वक्फ सिर्फ 4 राज्य अगर आप मिला दें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों को मिलाकर ही जितनी प्रॉपर्टी हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड के पास है, जो टेम्पल ट्रस्ट है और इन सब, वो 9 लाख जो एकड़ जो जमीन है उससे ज्यादा सुपरसीड कर जाती है, उसको सरपास कर जाती है। पूरे देश की संपत्ति को आप कह रहे हैं, जबकि वो कई दफा उसकी सर्वे हुई है, एक ही संपत्ति, यानी कि एक जो यहाँ से मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद के अंदर अगर 6-7 लोगों ने उसको दान किया है तो उस पूरी मस्जिद को 7 बार दिखाया गया है। यानी अगर 7 आदमी ने मिल के उसको यहाँ से दान करके, अगर यहाँ से उसको चंदा दे करके अगर मस्जिद बनाई है तो उसको 7 बार दिखाएगा। इस वजह से वो 9 दिखता है, लेकिन तब भी अगर कंपैरिजन आप हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड से करें तो वो तो 4 राज्य ही उससे ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी बात, जो व्यवस्था आज आप देखिए वहां पे तिरुपति में क्या हुआ कि भाई नॉन मुस्लिम जो उसमें जहां पर भी स्टाफर्स थे उसको हटा दिया गया। एक तरफ आप अपने यहाँ से हिंदू जितने धार्मिक स्थल है वहां तो आप कहते हैं कि नहीं जी हमारा सिर्फ अपना चलेगा, महाकुंभ में आप अपनी बात करते हैं, लेकिन आप वक्फ बोर्ड के अंदर कहते हैं नहीं नॉन मुस्लिम भी रहेंगे और बाकी लोग भी रहेंगे। ये यहाँ से डबल स्टैंडर्ड क्यों? महाकुंभ और आपका वक्फ का धर्म कहां पे धर्म, हमारा रिलेशनशिप धर्म हो गया धर्म नहीं। शोएब? यही प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप इस तरह का आर्ग्यूमेंट दीजिएगा तभी ना फिर दूसरा साइड रिएक्ट करता है। क्यों आपने महाकुंभ की बात की? यहाँ पर आइए अब आचार्य शैलेश तिवारी जी। नहीं, हमने बात नहीं की। आपने ये डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है इस डिस्कशन को। हाँ, मैं तो नहीं आप नहीं बात करेंगे, आगे बात करिए। जब आप शैलेश जी, देखिए, वक्फ बोर्ड का गठन का जो उद्देश्य था वह आज उद्देश्य पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। यही मानसिकता हमारे की पास मैंने जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। 1954 से 64 के बीच जो वक्फ बोर्ड के कानून लाए गए वह मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस के द्वारा कानून लाए गए। बाद में आपने देखा बदरुद्दीन अजमल जो असम के सांसद हैं वह भारत के संसद को, पार्लियामेंट को और साथ ही साथ पूरे बसंत विहार को और दिल्ली एयरपोर्ट को बोलते हैं कि यह वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। एक मौलाना बोलते हैं कि यह जो महाकुंभ स्थल है, जो प्रयागराज है, पूरे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है। 1500 से ज़्यादा वर्ष पुराना मंदिर हमारा तमिलनाडु में है भगवान विष्णु जी का, उसके बारे में कहा जाता है कि यह वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन 2 लाख एकड़ से लेकर के 9.5 लाख एकड़ तक इतनी जल्दी पहुंच जाती है। जो सरकारी गैर मजरूआ ज़मीन है उस ज़मीन को दिन प्रतिदिन कब्जा करके और जैसे वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है और उन गरीबों के नाम से कि इन गरीबों ने दान दिया है और उन गरीबों के नाम से ज़बरदस्ती भी ज़मीनें जिनको हथिया लिया जाता है, इसलिए आज ज़रूरत पड़ी जेपीसी की मांग लोगों ने किया और जेपीसी का गठन हुआ और उसमें नए जो कानून लाए गए हैं, मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड में जो जेन्युइन तरीके से लोग हैं उनके लिए लाभकारी है। और जिस प्रकार से मौलाना साहब बार बार नए मौलाना बोलते हैं कि हमारे यहाँ मंदिर, दिल्ली के भी एक मंदिर के बारे में बोला जाता है जब 200 वर्ष पुराना मंदिर है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, यह निश्चित तौर पर दुखदाई है। और जेपी से जो आया है नया कानून वह निश्चित तौर पर अच्छा है। चलिए प्रदीप भाटी। धन्यवाद मारिया जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने पटकथा लिखी है बजट सेशन में कैसे
कुंभ में हुई मृत्युओं पे, उनका जो घायल लोग हुए हैं उनके बारे में उनकी सूची पे बात ना कर दी जाए, तो एक विचारहीन, भेदभावपूर्ण, मनमानी रिपोर्ट पेश करी गई। और मैं ये इसलिए कहता हूँ, ये सरकार जो है वो यू टर्न वाली सरकार है, जिसके कंधे पे अपना कोई दिमाग है नहीं। 2019 अगस्त 2013 वक्फ अमेंडमेंट बिल पे चर्चा हुई राज्यसभा में। अब्बास नकवी साहब जो पहले जॉइंट पार्लियामेंट ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे थे, उन्होंने क्या कोट किया, मैं उनको कोट कर रहा हूँ और कोट किया उस बात पे जो अभी हमारे हुसैन साहब कह के गए थे, शाहनवाज हुसैन साहब कह के गए थे कि कोई और लोग इंक्लूड कर लिए जाए उसमें, नॉन मुस्लिम या सरकार का प्रतिनिधित्व स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त कर दिया जाए। उसके ऊपर मैं वो पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं, ये अब्बास साहब कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं साहब कि इस देश में मुसलमानों अशिक्षित रह गए हैं, कमजोर बना दिया है, वो इस लायक ही नहीं है कि ये दूसरा प्रोविजन जो नॉन मुस्लिम और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं कि ये दूसरा प्रोविजन आपको लागू करना पड़ रहा है। अब इस एडजस्टमेंट से दुरुपयोग किया जाएगा, सरकार करेगी, निजी अपने मर्जी के ऑफिसर्स को नियुक्त करेगी और इस तरह से सरकार अपने आदमी बैठाएगी और वक्फ बोर्ड की हालत बद से बदतर कर दी जाएगी। और उसके साथ एक बहुत शानदार उन्होंने शेर सुनाया, वो भी सुना देता हूँ, बहुत बात क्लियर हो जाएगी। उन्होंने कहा, मुझ में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, मेरी मिट्टी किसी जगह निकाली जाए। अब ठीक है, बात की आपका ये दोगला चेहरा और समय देख के दूंगा और आप ध्यान भटका रही हैं रूबिका, में कन्वर्ट किया जाए, भटका रही हैं। कांग्रेस की सरकारों ने सबसे बड़ा जमीन का मालिक बना दिया है। क्या उस धार्मिक संस्था बोली थी, देश की जनता को पता होनी असलियत। आप डेटा दीजिए ना, लाइए आंकड़े कहाँ हैं, दिखाइए आप हमें। जमीनें 3 मंदिरों के पास, उससे 2 को आप बोलते हैं कि हमारा है, नहीं आपका इस्लाम 1500 वर्ष, मंदिरों को आप 100 वर्ष नहीं हुआ, आपका वक्फ बोर्ड का गठन तो 100 वर्ष के करीब हुआ और 1500 वर्ष से ज्यादा पुराना मंदिरों को आप वक्फ बोर्ड बता देते हैं। मौलाना बोलते हैं कि प्रयागराज मंदिर 30 पर है, गवर्नमेंट कानून बनाने वाली है, अगर गवर्नमेंट को मुसलमानों के पक्ष में काम करना है तो भी कह रहे हैं। तो आपको भारत सरकार पर विश्वास है, भारत काम करने वाले ऑफिसरों के ऊपर विश्वास है, डीएम पर विश्वास है, ना भारत के कानून पर विश्वास है, विश्वास है, मतलब सारे लोग गले। अभी जो प्रोफेसर साहब आरएसएस के जो रुक जाइए, आप बोल 5 सेकंड दीजिए, चलिए ओके। 5 सेकंड कह रहे थे कि साहब इन्होंने जमीनें छीन ली हैं, किसी में सुनवाई नहीं होती, किसी पे भी दावा कर दे, सरकारी जमीनों को हथिया लिया गया है और सरकार आप सुनने नहीं देना चाहते लोगों को बात। मैं कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जमीन छीन लेता है, कब्जा कर लेता है और सुनता नहीं, तो उसमें कोई मौलाना नहीं है, उसमें रिटायर्ड जज बैठा हुआ है। क्या आप उसको डाकू कह रहे हैं कि वो डाकू है? दूसरी बात, अगर आप भारत के जो 10 पार्लियामेंट्री, आप लोग 10 MP हैं, उसको आप झूठे बोल रहे हैं। आप लोग 10 MP पर आपका विश्वास नहीं है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उस पर आपका विश्वास नहीं है। आचार्य, इसका मतलब ये है नियतों में खोट यही है। नहीं, बात ये है कि खोट यही है कि कमजोर को दबा लो शोर मचा कर। मुसलमान कमजोर कहीं भी नहीं है, एकदम नहीं है, मुसलमान कमजोर नहीं है भारत में। होते 40 करोड़ की आबादी आपके कहां से कमजोर हो गए? आप शांत हो जाइए, नहीं रह गए आप। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक भी नहीं है, संख्यक की दर्जा है। राधिका खेरा को स्क्रीन पे इन लोगों को स्क्रीन से हटाइए। बात ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कमजोर नहीं है और ये नैरेटिव मेरे शो पर नहीं जाएगा। हिंदुस्तान का मुसलमान उसकी आवाज है। नहीं, आप शांत हो जाइए, आप शांत होइए। उसकी आवाज है, वो अपना व्यूज रखता है और जेपीसी के सामने भी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपना व्यूज रखा है। चलिए बोलिए राधिका, आप शांत हो जाइए, आप शांत होइए।
राधिका, आप शांत होइए। राधिका, देश में जब हिंदू मेजोरिटी देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन के मालिक वक्फ बोर्ड है, तो कैसे भारत का मुसलमान कमजोर हो सकता है? और यही काम कांग्रेस ने किया कि उनको सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी दी। जब सरकारी जमीन पर ये दावा करते हैं, ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, सरकारी संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, तो इनमें पार्टा और जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए? जब आप ये सब बेनिफिट चाहिए तो जवाबदेही तो होगी। आपने जो व्यूज रखा सही है, victimhood has to end। अगर मुसलमानों को इन्वॉल्व किया गया है पूरे प्रोसेस में, वो स्टेक होल्डर्स है, वो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इन्वॉल्व किया गया है। जेपीसी में जो ऑपोजिशन एमपीज हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन था, तो फिर ये नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड क्यों चल रहा है? हाँ। नहीं, मैं मारिया, मेरे देश का मुसलमान, भारत का मुसलमान कल भी सशक्त था, आज भी सशक्त है, आने वाले भारत के संविधान के तहत सशक्त रहेगा। इस तरह का नैरेटिव ना मैं बोलती हूँ ना कभी कहूंगी, और यही कारण है कि आज मैं हूँ, आप हूँ, और भी तमाम मुसलमान पैनलिस्ट इस चैनल पर बैठकर अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि हम बेहद सशक्त है और हमारी बात सुनी जाती है। और अब मुझे आप अनइंटरप्टेड बस 60 सेकंड दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे राधिका जी ने अपने फर्स्ट सेगमेंट में बड़ी प्यारी बात करी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बोलते हैं ना, मुसलमानों को हक दिया जा रहा है। बिल्कुल, दो चीजें, सिर्फ दो चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, क्योंकि हाल ही की अभी इन्हीं के विधायक मुस्तफाबाद से जीतते हैं। मुस्तफाबाद सभी को पता है मुस्लिम बहुल इलाका है, एक हिंदू विधायक है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूं, वहां पर एक अच्छा व्यक्ति जीता है इनके हिसाब से। जीतने के बाद आपको ये बोलना था, आपने ये नहीं बोला कि मैं यहाँ की सड़कें बनवाऊंगा, लोगों के लिए विकास करूंगा, जो सरकार की योजना है वो घर घर तक पहुंचाऊंगा, स्वच्छ पानी पहुंचाऊंगा। उन्होंने क्या बोला? मैं मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी रख दूंगा। क्या ये मुद्दा है दिल्ली का? क्या ये मुद्दा है मुस्तफाबाद का? नहीं, वहां की शिक्षा मुद्दा है, वहां की सड़कें मुद्दा है, सड़कों का नाम बदल देना मुद्दा नहीं है। खैर, उसके बाद आज ही की मैं रिपोर्ट बता रही हूँ मारिया, मैं बहुत दूर नहीं जा रही। उन्होंने कहा मुसलमानों का बहुत ध्यान देते हैं, कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाकर आज ही गोरखपुर में मदनी मस्जिद को कोर्ट के ऑर्डर के बगैर वहां पर बुलडोज कर दिया गया। पूछिए राधिका खेड़ा से कि क्यों करा गया ऐसा। मेरे डिबेट का लाइन ये नहीं है, मेरे डिबेट का पॉइंट था कानून में बदलाव से वक्फ से जुड़े विवाद खत्म होंगे क्या? उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। और मैं आपके साथ अग्री करूंगी कि हिंदुस्तान का मुसलमान कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमान की आवाज है और वो बार बार अपने इशू को रेस करता है। इसलिए एक मिनट शांत हो जाइए। प्रदीप भाटी 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड आपके पास। ये आपने बड़ी ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्राइब्यूनल जो है वो बहुत सारी जगह ट्राइब्यूनल की जो पावर्स हैं वो सेशन कोर्ट से ऊपर हैं, और लेकिन हर जगह सेशन कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट्स है। तो ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट में जा सकते, ट्राइब्यूनल के जो जजमेंट है उसके बाद आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर। ये जो नैरेटिव, गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये सारी जमीन हड़प ली जाएगी, आपके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे वहाँ पे जजेस बैठे हैं, वहाँ पे कोर्ट्स हैं, आप जाके अपील कर सकते हैं। आप और मैंने कह दिया या राधिका जी कह दे कल की लाल किला उनका है या ताजमहल उनका है, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। आपके पास यहाँ पे मकूल सारी अदालतें हैं, आप जाके वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। तो ये फेक नैरेटिव ना बनाई जाए। किसी ने कोई दान किया है तो वो उसका अपनी इच्छा है, स्वेच्छा से उसने दान बिल्कुल किया, उसके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो गैर कानूनी तरीके से कब्जा है तो हमारे देश के कानून है, देश कानून से है, इसलिए यही
आप देख रहे हैं मुकाबला। आज का सवाल है, वक्फ कानून में बदलाव विपक्ष को पसंद क्यों नहीं आ रहा? क्या वक्फ बिल पर विपक्ष के विरोध के पीछे तुष्टीकरण की नीति है? क्या वक्फ कानून में बदलाव मुसलमानों को बर्बाद कर देगा? वक्फ बोर्ड से जुड़े तमाम विवादों की जड़ में क्या है? कानून में बदलाव से वक्फ से जुड़े विवाद खत्म होंगे क्या? बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए शो पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया।